डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नववर्ष के पहले दिन ही छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अफसरों के साथ की अहम बैठक। शासन की प्राथमिकताओं, भावी कार्य योजनाओं और सुशासन से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। इसके बाद सीएम विष्णुदेव साय भोरमदेव कॉरिडोर के भूमि पूजन कार्यक्रम में हुए शामिल। इंदौर में दूषित पानी से मौत का सिलसिला जारी। अब तक 5 महीने के मासूम समेत 8 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग बीमार। पीड़ितों को देखने अस्पताल पहुंचे सीएम मोहन यादव। पीड़ितों का हालचाल जाना। झारखंड में जी राम जी बिल पर घमासान। जी राम जी बिल के पक्ष में बीजेपी 8, 9 और 10 जनवरी को पूरे झारखंड में मंडल स्तर पर करेगी सभाएं और गोष्ठी। जी राम जी बिल अधिनियम की खूबियों से जनता को कराएगी अवगत। नए साल के पहले दिन देश भर के धार्मिक स्थलों पर उमड़े श्रद्धालु। अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब में सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर ने मत्था टेका। साल 2026 के लिए गुरु घर का मांगा आशीर्वाद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों से, जहां नववर्ष के पहले दिन ही छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में अफसरों के साथ अहम बैठक की। बैठक में सभी अपर मुख्य प्रमुख सचिव और विशेष सचिव मौजूद रहे। बैठक में सभी विभाग अध्यक्ष भी शामिल हुए। बैठक में शासन की प्राथमिकताओं, भावी कार्य योजनाओं और सुशासन से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। इसके बाद सीएम कवर्धा के लिए रवाना हो गए, जहां सीएम विष्णुदेव साय भोरमदेव कॉरिडोर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। 146 करोड़ की लागत से बन रहा भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना भूमि पूजन कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कई मंत्री भी भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। सूरजपुर में कांग्रेस के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान मंच पर पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और पूर्व विधायक पारसनाथ राघवाड़े सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के रकबे काटे जा रहे हैं, वन अधिकार पट्टा धारकों से धान खरीदे नहीं जा रही है और किसानों का भुगतान भी रोका गया है। टोकन मिलने में हो रही परेशानियों का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे सरकार की विफलता बताया। भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार द्वारा कई पात्र लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं, जिससे उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। वहीं बिजली दरों में बढ़ोतरी और मनरेगा कार्य बंद होने से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन सभी मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। गुटबाजी को लेकर पूछे गए सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी कोई कमजोरी नहीं बल्कि संगठन की ताकत है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का किसी न किसी नेता से जुड़ा होना स्वाभाविक है और इससे पार्टी मजबूत होती है। धर्मांतरण को लेकर हुए विवाद पर उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने घर वालों का अंतिम संस्कार अपने रीति रिवाज से करने का अधिकार है। इस मामले में सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और अपराध दर लगातार बढ़ रही है। किसी भी परिवार के लोगों को अपने माता पिता के या रिश्तेदार के अपने रीति रिवाज के हिसाब से उसे क्रियाकर्म करने का अधिकार तो है कि सरकार उसको भी छीन लेगी। क्या सरकारी मानते हैं इसको? हाँ, तो ये मीडिया के माध्यम से ये बताया गया कि मतांतरण का मामला है, ये कांकेर में हुआ, उसके बाद तुरंत सिहावा में हो गया। यदि आप समस्या को उस दिशा में नहीं देखेंगे जो वास्तविक है और दूसरे दिशा से देखेंगे तो वो समस्या का हल होने वाला नहीं है। लोग तो मरेंगे ही, अब मरेंगे तो अपने रीति रिवाज से उसका कफन दफन करेंगे। कोई अंत्येष्टि करेगा, कोई कफन दफन करेगा, जिसकी जो रीति रिवाज है, और उस हिसाब से नहीं होगा तो विरोध होगा।
तो ये ऐसे विषय है जो हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। सरकार इस दिशा में क्या काम करे, इसको जवाब देना चाहिए। किसी भी अब रुक आदमी करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की, जहां इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से जन स्वास्थ्य को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है। अब तक 200 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। बुधवार तक 13 मौतों की जानकारी सामने आई है। हालांकि प्रशासन ने सिर्फ 8 मौतों की आधिकारिक पुष्टि की है। हर मौत के पीछे दूषित पानी ही कारण बताया जा रहा है। बुधवार को 5 माह के मासूम अव्यान साहू समेत 8 लोगों की मौत ने पूरे शहर को झकझोर दिया। परिजनों का कहना है कि बच्चे को जो बाहरी दूध पिलाया जा रहा था उसमें इसी दूषित पानी का इस्तेमाल हुआ था। एक महिला उमा कोरी की मौत की कहानी सिस्टम की असल तस्वीर दिखाती है। रात भर तबीयत बिगड़ती रही लेकिन इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाई। मजबूरी में पति उसे भाई की बाइक पर लिटाकर 7 किलोमीटर दूर अरविंदो हॉस्पिटल ले गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस बीच इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से फैली बीमारी के प्रकोप को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को विशेष विमान से इंदौर पहुंचे। सीएम ने परदेशीपुरा चौराहे से सीधे वर्मा नर्सिंग होम का रुख किया। यहां 17 मरीज भर्ती हैं, जिनमें मिलकर उन्होंने स्वास्थ्य स्थिति जानी। एक मरीज ने बताया, पानी पीने से उल्टी दस्त शुरू हो गया, लेकिन समय पर इलाज मिला तो जान बची। इसके बाद सीएम ईएसआईसी अस्पताल, डीएनए हॉस्पिटल और शैलबी अस्पताल पहुंचे, जहां प्रभावितों और परिजनों से बातचीत की। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें केंद्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्य मंत्री तुलसी सिलावट, एसीएस संजय दुबे, कमिश्नर, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त उपस्थित रहे। बैठक में दूषित पानी की वजह सीवर लाइन का जलापूर्ति पाइप में रिसाव पर चर्चा हुई। प्रेस वार्ता में सीएम ने घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, अब तक 8 मौतें हुई हैं, जिनमें 6 माह का मासूम समेत बुजुर्ग शामिल हैं। अब रुक करेंगे झारखंड की खबरों की, जहां सदन में मनरेगा के संशोधन बिल के खिलाफ झारखंड के सत्ता पक्ष द्वारा विरोध दर्ज किए जाने पर प्रदेश भाजपा ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल बीजेपी ने आगामी 8, 9 और 10 जनवरी को राज्य में मंडल स्तर पर सभाएं और गोष्ठी के माध्यम से जी राम जी अधिनियम की खूबियों से जनता को अवगत कराने का ऐलान किया। इसी संबंध में पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने कल शाम रांची स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि इन 3 दिनों से भाजपा के मंडल स्तर के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर अधिनियम में निहित प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने झारखंड प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के बयानों पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस गरीबों की पार्टी और यह गरीबों वंचित की बात करती है। पूंजीपतियों के लाखों करोड़ रुपए माफ करने वाली भाजपा को गरीब की चिंता कब से हो गई। उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया गया कदम महात्मा गांधी जी के आदर्शों का अपमान है और गरीबों के अधिकारों पर हमला है। केंद्र सरकार मनरेगा को समाप्त करने की कोशिश कर रही है और इसका नाम बदलकर समाज को बांटने का प्रयास। सम्मानित पत्रकार बंधुगण, आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इधर आप सबका लगातार यहाँ आना हो रहा है। आप सब भारतीय जनता पार्टी की खबरों को लगातार प्रकाशित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं और आज इस कैलेंडर वर्ष के अंतिम दिन भी आप सबको भारतीय जनता पार्टी का खबर प्रचारित प्रसारित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं फिर से आप सबका एक बार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नए साल को लेकर देवघर के बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अगली सुबह ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु वैद्यनाथ धाम मंदिर में पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रबंधन की तरफ से श्रद्धालुओं के सुख सुविधा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है।
जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें पंक्तिबद्ध खड़ा कर बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग का दर्शन कराया जा रहा है। श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के पास पहुंचे श्रद्धालु जल अभिषेक कर अपने और अपने पूरे परिवार के बेहतर भविष्य की कामना कर रहे हैं। मंदिर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की तरफ से अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। कई ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जिधर से श्रद्धालुओं के आने जाने पर नजर रखी जा सकती है। वहीं बाहर के राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि देवघर का बैजनाथ धाम द्वादश ज्योतिर्लिंग के साथ माता शक्ति का पीठ है। बाहर से आए श्रद्धालु प्रवीण कुमार ने कहा कि नए साल पर हर कोई बाबा वैद्यनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन की शुरुआत करता है, इसलिए आज हम वह अपने परिवार के साथ बाबा वैजनाथ धाम पहुंचे हुए हैं। वहीं मंदिर के तीर्थ पुरोहित बाबा अमित ने बताया कि सुबह से ही मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बाबा वैद्यनाथ का आशीर्वाद लेने पहले सुबह से 11 बजे तक करीब 70 से 80 हजार श्रद्धालुओं ने जल अभिषेक किया। मंदिर के तीर्थ पुरोहित आलोक कात्यानंद बताते हैं कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अत्यधिक भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि लोगों में धर्म के प्रति आस्था बढ़ती जा रही है, जो कहीं ना कहीं बताता है कि आने वाला साल सुखमय और सुकून से भरा होगा। बहुत पसंद हुआ, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। और बाबा को हम लगभग 13 साल से लगातार दर्शन कांवर भी लेके चढ़ाते हैं। सबसे पहले सब पूरे देशवासियों को नव वर्ष की ढेर सारी बधाई। कैलेंडर के अनुसार बाबा वैद्यनाथ मंदिर प्रांगण में सुबह से ही काफी भीड़ चल रही है, जो कि आज हम अनुमान 1 लाख से प्लस अभी दर्शन करेंगे। जय बाबा वैद्यनाथ। सारा व्यवस्था चकाचौंध है। बाबा वैद्यनाथ का कृपा से सब बढ़िया से चल रहा है। प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था किए हुए हैं, लेकिन इतना भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं कि कितना भी व्यवस्था किया जाए वो कम ही हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जीरो टॉलरेंस की नीति का 100% अनुपालन कराया जा रहा है। जो दुर्दांत अपराधी हैं, मतलब साल भर में नॉर्मली यूपी पुलिस करीब 7 लाख अपराधियों को अरेस्ट करती है। जो अपराधी जो आपके अभियुक्त हैं उनको अरेस्ट करती है, और इसमें से झारखंड में नए साल के स्वागत पर कड़ाके की ठंड से राजधानी रांची सहित कई जिलों में ठिठुरन बढ़ी हुई है। आज भी राजधानी रांची सहित कई जिलों में भारी ठंड और शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है, जिसमें लोगों को फिलहाल राहत की संभावना भी नहीं है। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य भर में मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। बीते 24 घंटे में गुमला जिले का न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे कम है। वहीं खूंटी जिले में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जिससे यह दूसरा सबसे ठंडा जिला बन गया। और रांची में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.1 डिग्री कम है। इसके अलावा कई जिलों में शीतलहर चलने की संभावनाएं जताई गई हैं। इसी बीच मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने हमारी संवाददाता से बातचीत में भी नए सवाल पर मौसम के हाल पर पूरी जानकारी ली थी। जो गिरावट कई जिलों में देखने को मिली, जिसके कारण विजिबिलिटी भी कम नजर आई है रांची समेत कुछ और जिलों में। आइए जानते हैं प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद। तो अभी में जो टेम्परेचर जो चल रहा है मिनिमम, वो सामान्य के पास में ही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। एक आध जगह पे थोड़ा सा सामान्य से डेविएशन है, बट शीतलहर जैसी स्थिति नहीं है। बट फिर भी ठंडा काफी आपको देखने को मिल रहा है, वो ठंडा है और फील लाइक में वो स्थिति देखने को मिल रही है कि कोल्ड वेव जैसा लग रहा है। ऐसे डेटा वाइज नहीं आ रहा है कोल्ड वेव अभी तक में। और सुबह में कुछ आपको फॉग देखने को मिल रहा है, खास करके जो बिहार से एडजॉइनिंग जो एरियाज हैं झारखंड के, पलामू संभाग से लेके जो पूरा नॉर्थ बेल्ट है अप टू पाकुड़ साहिबगंज तक में आपको अच्छा फॉग देखने को मिल रहा है, घना कोहरा देखने को मिल रहा है। और जो पलामू संभाग में है वहाँ पे उससे एरिया में भी आइसोलेटेड कोल्ड डे देखने को मिल रहा है। मतलब क्योंकि जो कोहरा है वो पूरी तरीके से छटता नहीं है दिन में, जिसके कारण जो अधिकतम तापमान है वो बहुत बढ़ता नहीं है। तो दिन में भी अधिकतम तापमान गिरा हुआ रहता है और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो भी 10 से नीचे है। तो कोल्ड डे की भी स्थिति दिखती है। आप पीछे मेरे जो सैटेलाइट इमेजरी देख रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आपको व्हाइट वाला दिख रहा है ये कोहरे का चादर है। और कोहरे का चादर का कुछ एरिया देखिए झारखंड के पलामू संभाग में
कुछ एरिया आप देखेंगे कि गोड्डा और साहिबगंज के पास में पहुंचा हुआ है झारखंड में, ज्यादा ये बिहार में, यूपी में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये अभी की स्थिति है। अभी अगर हम लोग बात करें तो 11:30 बजे अभी साढ़े दिन की स्थिति है। तो ये जो फॉग जिस एरिया में रहेगा वहां पे आप कोल्ड डे भी आपको देखने को मिलेगा और जो विजिबिलिटी है वो भी थोड़ी सी पुअर देखने को मिलेगी। नए साल पे क्या है मौसम, मतलब अभी मैम थोड़ा सा समय है, नए साल में ये ठंड रहेगा। जैसे मैंने बताया कि दिसंबर का लास्ट वीक और जनवरी का फर्स्ट वीक में अच्छा ठंडा रहता है जब रिकॉर्ड टूटते हैं, तो ठंड से तो राहत नहीं मिलेगी। कोहरे की कुछ स्थिति है, जैसे आने वाले दिनों में कुछ कोहरे में जैसे घना कोहरा से हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा हो सकता है मॉर्निंग आवर्स में, तो बहुत राहत नहीं है। लोगों को प्रिकॉशन लेके ही अपना काम काज करना है और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये जो ठंड है ये इससे अच्छे से निपट पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना हमारे बीच रांची मौसम केंद्र के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने जानकारी दी कि फिलहाल कोहरे से राहत की, जिसके कारण विजिबिलिटी में काफी ज्यादा असर पड़ता है, प्रभावित होते हैं यातायात। इसकी बात करें तो कोहरे में गिरावट हो सकती है आने वाले समय में, इस तरह की जानकारी मिली है। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राजी। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार की खबरों की, जहां सहरसा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। सेल टैक्स कार्यालय में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मी को 75,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के एक ढाबे पर की गई, जहां आरोपी रिश्वत की रकम लेने पहुंचा था। मामला सिमरी बख्तियारपुर निवासी टायर विक्रेता सिराजुल हुदा से जुड़ा है। पीड़िता का आरोप है कि उनके बैंक अकाउंट के सेटलमेंट के बदले 75,000 रुपए की मांग की गई थी। बताया जा रहा है कि सहरसा सेल टैक्स कार्यालय के संयुक्त आयुक्त प्रवीण कुमार के कहने पर चतुर्थ वर्गीय कर्मी शंकर कुमार द्वारा रिश्वत की राशि ली जा रही थी। सेटलमेंट कराने का आश्वासन देकर पूरी रकम तय की गई थी। इससे परेशान होकर टायर व्यवसायी सिराजुल हुदा ने निगरानी विभाग में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की जांच और सत्यापन के बाद निगरानी टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को घूस लेते ही धर दबोचा। वहीं इस कार्यवाही की पुष्टि करते हुए निगरानी विभाग के उप अधीक्षक पवन कुमार ने बताया कि आरोपी शंकर कुमार को 75,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि मामले में संयुक्त आयुक्त प्रवीण कुमार की भूमिका की भी जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी को आगे की कार्यवाही के लिए भागलपुर निगरानी कोर्ट में पेश किया जाएगा। के परिचारी प्यून शंकर कुमार को 70,000 रुपये रिश्वत लेते हुए निगरानी टीम के द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मामला है कि एक सिमरी बख्तियारपुर में सिराजुल होद करके व्यवसायी हैं जिनका टायर का व्यवसाय है। उनका टैक्सेशन के मामले को लेकर के उनका बैंक का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था और निरंतर प्रयास कर रहे थे कार्यालय में कि उनका अनफ्रीज कर दिया जाए। वो टैक्स जमा कर चुके हैं, तो उनका खाता अनफ्रीज अनहोल्ड करने के लिए उनसे 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई और यह रिश्वत की मांग शंकर कुमार के माध्यम से ही संयुक्त आयुक्त करवाए। जब संयुक्त आयुक्त प्रवीण कुमार से वो मिले तो वो बताए कि शंकर जी से बात कर लीजिए आप। शंकर जी से जब वो बात किए तो शंकर जी बताए कि साहब 1 लाख रुपया मांग रहे हैं। काफ़ी अनुनय विनय के बाद 75,000 रुपये पर मामला तय हुआ और कल 75,000 रुपया लेते हुए शंकर कुमार परिचारी को संयुक्त आयुक्त कार्यालय सहरसा से गिरफ्तार किया गया है। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां पालघर जिले के घोलवड पुलिस थाने में कार्यरत सहायक पुलिस निरीक्षक साहेबराव शिवाजी कचरे एसीबी के जाल में फंस गए हैं। एक मामले में गिरफ्तारी से बचने और नाम हटाने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायत के बाद एसीबी ने सत्यापन करते हुए कचरे के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है। आवश्यकता पड़ने पर गिरफ्तारी की जाएगी, ऐसी जानकारी एसीबी ठाणे के उप अधीक्षक शिवराज पाटिल ने दी है। नवी मुंबई में नए साल की शुरुआत बारिश के साथ हुई है। आज सुबह से शहर के कई हिस्सों में हल्की रिमझिम बारिश शुरू हो गई है, जिससे मौसम में अचानक बदलाव महसूस किया जा रहा है। पहले से ही ठंडक का माहौल बना हुआ था, ऐसे में बारिश के कारण ठिठुरन और बढ़ गई है।
ठंड और बारिश के इस संगम में शहर में दिन की शुरुआत बेहद ठंडी और उदास मौसम के साथ हुई। सड़कों पर हल्की नमी दिखाई दी। वहीं नागरिकों को आज ठंड जैसा अनुभव भी हो रहा है। अचानक बदले मौसम के चलते लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। अब रुक करेंगे पंजाब की खबरों की, जहां श्री अकाल तख्त साहिब में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्री दरबार साहिब के मैनेजमेंट द्वारा जत्थेदार शहीद भाई गुरदेव सिंह काउंके का शहीदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर श्री अखंड पाठ साहिब का भोग डाला गया। जत्थेदार भाई गुरदेव सिंह काउंडे को दिसंबर 1992 में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था और पंजाब पुलिस ने उन्हें बरी कर प्रताड़ित किया था, जिसके बाद 1 जनवरी 1993 को उन्हें शहीद कर दिया गया। शहीदी दिवस के अवसर पर भाई काउंके के परिवार के सदस्यों को गुरु बख्शीश सिरोपा देकर सम्मानित किया गया। यानी कुलदीप सिंह गरगच, कार्यवाहक जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब और जत्थेदार तख्त श्री केशवगढ़ साहिब ने कहा कि सिख समुदाय हमेशा अपने शहीदों को याद रखता है और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। उन्होंने कहा कि जत्थेदार काउंके के कातिलों को सजा दिलाने के लिए न्यायालय में मामला चलाया जाना चाहिए। अकाल तख्त साहिब विखे जो कि मेरी पीरी दे मालिक गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਤਖਤਾ तो श्री अकाल तख्त साहिब विखे जत्थेदार भाई साहिब भाई गुरदेव सिंह जी कौंके ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ श्री अखंड पाठ साहब जो परसों तो प्रारंभ ਸੀ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪੈ ਨੇ और भाई साहिब भाई जत्थेदार भाई गुरदेव सिंह जी कौंके ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ सचखंड श्री दरबार साहब के समूचे ही प्रबंध के बल मनाया गया। नए साल के आगमन के मौके पर देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेका और गुरु घर का आशीर्वाद लिया। कल शाम से ही श्रद्धालुओं का दरबार साहिब पहुंचना शुरू हो गया था। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद श्रद्धालुओं में खासा उत्साह था। रात ठीक 12 बजे जैसे ही नए साल की शुरुआत हुई, श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ नए साल का स्वागत किया और अपने परिवार की सुख शांति, सेहत, तरक्की और तरक्की के लिए प्रार्थना की। श्रद्धालुओं ने श्री दरबार साहिब के पवित्र तालाब में स्नान किया और 4 से 7 घंटे तक लाइनों में लगकर श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेका और नए साल के लिए गुरु घर का आशीर्वाद लिया। कड़ाके की ठंड और लंबे इंतजार के बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह का कोई कमी नहीं दिखा। श्रद्धालु खुद को खुशकिस्मत मान रहे हैं कि उन्हें इस महत्वपूर्ण दिन पर गुरु रामदास से आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है। दूसरे बड़े राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक लोगों के साथ सुखबीर सिंह बादल और बीबा हरसिमरत कौर बादल समेत कई नेताओं ने श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेका और साल 2026 के लिए गुरु घर का आशीर्वाद मांगा। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।